नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के बारे में, अर्थात अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या कहा है। अरस्तु ने राजनीतिक विचार जो लिखे हैं वो उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स में इंगित हैं। पॉलिटिक्स की प्रथम जो पुस्तक है उसमें राज्य संबंधी विचारों का वर्णन किया गया है और ये विचार एक सुव्यवस्थित हैं जो 2.5 वर्ष बाद भी इनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं, स्वीकारते हैं। उसके अनुसार राज्य इन सिद्धांतों के कारण ही राजनीति के नवीन विज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है। अरस्तु के गुरु के समान ही उसका लक्ष्य भी सोफिस्टों के इस मत का खंडन करता है कि राज्य एक परंपरा जनित संस्था है। अपने गुरु प्लेटो के समान ही उसका लक्ष्य भी सोफिस्टों के इस मत का खंडन करता है कि राज्य एक परंपरा जनित संस्था है जिसका अपने सदस्यों की आस्था पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं होता। अरस्तु ये सिद्ध करना चाहता है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है, अर्थात परंपरा पर आधारित नहीं। ये एक स्वाभाविक संस्था है। इसका उद्देश्य और कार्य नैतिक है, अर्थात ये एक नैतिक संस्था है और यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। अरस्तु के राज्य के विचारों को हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला है राज्य का प्रादुर्भाव, अर्थात राज्य का जन्म कैसे हुआ। अरस्तु कहता है कि राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने जानबूझकर और सोच विचार कर किसी भी काल में नहीं किया। ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों का जन्म हो गया और फिर उन्होंने बैठ के राज्य का निर्माण किया हो, ऐसा नहीं है। अरस्तु मानते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म और विकास प्राकृतिक रूप से हुआ है, अर्थात मनुष्य के जन्म से पहले ही राज्य का प्रादुर्भाव हो चुका था। वह कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है जो अपने स्वभाव से ही राजकीय जीवन के लिए बना हुआ है। अपनी स्वभावजन्य भौतिक, सांस्कृतिक और नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए स्वामी तथा दास और स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे की ओर आकृष्ट होते हैं। अपनी जो भी आवश्यकता है उनके लिए वे आपस में एक दूसरे से आकृष्ट होते हैं और जब इनका संयोग होता है तो परिवार का जन्म होता है। परिवार प्रकृति द्वारा स्थापित मनुष्यों का एक संगठन है या स्थापित मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करने वाला संस्था है। परिवार क्या है? एक प्रकृति द्वारा स्थापित मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक संस्था है, अर्थात परिवार एक संस्था है। और जब परिवार आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है? गांव बनता है। और ठीक है, और फिर जब ये गांव आपस में मिलकर एकत्रित होते हैं और अपने जो आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति करते हैं तो एक समाज के रूप में आगे बढ़ता है और धीरे धीरे जाकर वह एक नगर अथवा राज्य के रूप में परिणित हो जाता है। तो इस प्रकार राज्य का जन्म है मनुष्य की आवश्यकताओं, भौतिक आवश्यकताएं हैं उनके पूर्ति के लिए रहता है और इसीलिए वह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो होता है और वह इसलिए कायम रहता है कि मनुष्य उसमें अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर सके। अर्थात राज्य का जन्म परिवार से ही प्रस्फुटित हो जाता है। इन्हीं कारणों से धीरे धीरे यह विकसित और प्रस्फुटित होकर राज्य के रूप में परिणित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य अपने आप में कोई एक परंपरा जनित नहीं है, बल्कि इनकी प्रकृति द्वारा ही है, लेकिन इसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में सहयोग करता है। राज्य की प्रकृति की उपज है और व्यक्ति स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, अर्थात अरस्तु कहता है कि राज्य प्रकृति की उपज है और व्यक्ति स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। जो व्यक्ति अपने प्रकृति से न कि संयोग से बिना किसी राज्य की जीता है वह मनुष्य की श्रेणी से या तो ऊपर है या नीचे है। अर्थात मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है, और अगर वह समाज में नहीं रहता या तो वह देवता हो जाता है या फिर वह पशु की तरह हो जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य अपने आप में आपस में संयोग के आधार पर ही रह सकता है, आपस में मिलजुल कर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर ही अपने जीवन को यापन कर सकता है। दूसरा है राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, अर्थात नेचुरल एसोसिएशन है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है।
प्लेटो की भांति अरस्तु का भी मानना है कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। प्लेटो भी ये मानता है कि राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अपितु एक प्राकृतिक समुदाय है। प्लेटो एवं अरस्तु से पहले सोफिस्ट मानते थे कि राज्य परंपरा जनित अर्थात कृत्रिम समुदाय है। जो सोफिस्ट थे वो ये मानते थे कि राज्य परंपरा जनित है, एक कृत्रिम समुदाय अर्थात मनुष्य द्वारा आपस में समझौते करके बनाया गया है। अरस्तु का जो राज्य है काइनोनिया अर्थात ऐसा समुदाय जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अरस्तु का जो राज्य है काइनोनिया जो एक ऐसा समुदाय है जिनके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। राज्य एक बंधुत्व है, एक जाति है और उन लोगों का संगठन है जो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी सामान्य आवश्यकताओं रखते हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। अरस्तु के शब्दों में जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है वह या तो पशु होता है या फिर देवता होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक संस्था है, नेचुरल थिंग है। तीसरा है राज्य सर्वोच्च समुदाय के रूप में अर्थात सर्वोच्च सबसे ऊपर समुदाय है राज्य। अरस्तु राज्य को समुदाय का समुदाय नहीं अर्थात वह समुदाय से बना हुआ समुदाय नहीं बल्कि वह ये कहता है कि वह उनमें सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वह सबके ऊपर है और अन्य सब उसके अंगों में लिपटे हुए होते हैं। अरस्तु राज्य को समुदाय का समुदाय नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वह सबके ऊपर है और अन्य सब इसके लिपटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के समुदायों की मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अलग अलग जो भी समुदाय हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग अन्य सामाजिक संस्थाएं उसकी अन्य आवश्यकताओं यथा धर्म शिक्षा आदि को पूरा करती हैं, लेकिन राज्य इन सबसे बड़ी और ऐसी संस्था है जिसमें सामाजिक विकास का चरम रूप निहित है। अर्थात राज्य इसलिए बड़ा है कि अन्य जो समुदाय हैं वो तो उनकी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करते ही हैं, लेकिन जो राज्य है वो उसकी सर्वोत्तम सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य की बौद्धिक नैतिक आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य ही करता है। इसके विकास में शेष जितने भी संस्थाएं हैं उनका भी विकास निहित होता है। राज्य इसलिए सर्वोच्च समुदाय है कि इसका लक्ष्य है सर्वोत्तम है और वह अपने सदस्यों के जीवन को शुभ बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है। चौथा है राज्य मनुष्य से पहले अर्थात मनुष्य का जन्म बाद में हुआ और राज्य पहले से चले आ रहा है। अर्थात मनुष्य मान लो एक बच्चा जन्म लेता है तो राज्य की जो संस्था थी वो पहले से ही विद्यमान होती है। अरस्तु का यह भी कहना कि राज्य मनुष्य से पहले है। सतही तौर पर अरस्तु का यह कथन विचित्र सा तो प्रतीत होता है क्योंकि राज्य का जन्म मनुष्य के द्वारा होता है। एक तरह से ऐसा लगता तो है कि भाई राज्य मनुष्य से पहले था, इसका मतलब उसका उद्भव कैसे हुआ। लेकिन ये जो ये कहता है कि सतही तौर पर यह कहा जाए कि विचित्र होगा क्योंकि राज्य का जन्म तो मनुष्य ने किया है। व्यक्तियों के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। हम जब राज्य की परिभाषा देते हैं या जो राज्य के तत्व बताते हैं उनमें जनसंख्या को इंगित करते हैं, तो जनसंख्या को इंगित करने से राज्य का उद्भव हुआ एक तरह से। लेकिन ये अरस्तु ये कहता है कि नहीं, राज्य पहले से ही विद्यमान संस्था थी। अरस्तु स्वयं बतला चुका है कि ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से आरंभ में व्यक्तियों से मिलकर परिवार बने। अब जब शुरुआत में कहता है कि परिवारों से मिलकर राज्य बनता है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि राज्य मनुष्य से पहले है। पांचवा है राज्य अंतिम एवं पूर्ण संस्था। अरस्तु नगर राज्य को मानव समाज का सर्वोत्तम समुदाय मानता है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या मानता है? राज्य। परिवार और ग्राम के बाद राज्य में मानव के विकास लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अरस्तु के अनुसार नगर राज्य के बाद राज्य का कोई अन्य कार्य नहीं रह जाता। यानी अरस्तु के अनुसार नगर राज्य का जो काम है उसके बाद कोई राज्य का काम नहीं रह जाता। अर्थात मनुष्य का अगर कल्याण लास्ट में है तो राज्य का वह लक्ष्य है कि मनुष्य के विकास की बात करें। यूनान के नगर राज्यों को ध्वस्त करके फिलिप ने अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। यद्यपि यूनान अरस्तु के सामने ही यूनान की जो नगर राज्य था उनको ध्वस्त करके फिलिप ने अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, किंतु नगर राज्य की वैचारिक
दुनिया में विचरने वाला अरस्तु संभवतः इस परिवर्तन के महत्व को नहीं आंक सका। बाद में जन्म लेने वाले राष्ट्र राज्यों का स्वप्न वह नहीं देख सका तो उसने अपने समय के नगर राज्यों को ही राजनीतिक विकास का चरम लक्ष्य बना दिया। अर्थात जो उसने देखा ना उस समय, और उनकी जो लास्ट वाली जो स्टेज थी उसमें भी उसने वहाँ तक ही देखा राज्य को, इसलिए उसने ये कहा कि इसके बाद उसका उद्भव खत्म हो जाएगा एक तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी राज्य उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। राज्य का जैविक रूप, अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर होता है उसी प्रकार से राज्य होता है, और राज्य परिवारों से मिलकर बनकर बनता है, समाज से मिलकर बनता है। तो इसलिए जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के परिवार के रूप में या समाज के रूप में विभिन्न अंग होते हैं। और राज्य में विभिन्न प्रकार की, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के विभिन्न हाथ पांव धमनियाँ ये काम करती हैं, वैसे ही राज्य की भी विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं हैं राज्य मनुष्यों के लिए वो काम करती हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग हैं उसी तरह राज्य में भी विभिन्न अंग होते हैं। मुद्रा, रेल पथ आदि एक तरह से इनके अंग हो सकते हैं। अगला है राज्य का आत्मनिर्भर होना, अर्थात राज्य, अरस्तु के अनुसार राज्य एक बड़ी विशेषता यह है कि आत्मनिर्भर इकाई है। वह अपने आचार शास्त्र में लिखता है कि आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसमें मनुष्य संभवतः जीवन वांछनीय बन जाता है। आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके द्वारा स्वतः ही जीवन वांछनीय बन जाता है, तब उसमें कोई अभाव नहीं रह जाता। अर्थात एक तरह से अपने आप में सर्वश्रेष्ठ स्थिति हो गई। आत्मनिर्भरता का मतलब है कोई कमी न होना, अर्थात राज्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। राज्य में अरस्तु के अनुसार मनुष्य केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूरी नहीं करता बल्कि सच्चा जीवन भी बिताता है। अर्थात जो मनुष्य अरस्तु का राज्य था वह एक सर्वोत्तम स्थिति थी, आत्मनिर्भर था। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ केवल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, नहीं, बल्कि उसमें ये भी होगा कि उसका सच्चरित्र मानव जीवन होगा। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य में शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास भी होता है। राज्य में मनुष्य सुखी एवं सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अगला है राज्य का एकत्व और बहुत्व। अरस्तु ने राज्य की एकता को कायम करने के लिए प्लेटो के विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसका सिद्धांत है कि राज्य नागरिकों की बातों को नियंत्रण एवं नियमन करे तथा अन्य कुछ बातों के लिए वह उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे, अर्थात नियंत्रण एवं नियमन को भी करे और स्वतंत्रता भी प्रदान करे। वह राज्य की चरम एकता का पक्षपाती नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई राज्य की चरम एकता हो, उसने राज्य में विविधता में एकता का समर्थन भी किया है, यानी डाइवर्सिटी होनी चाहिए और डाइवर्सिटी में यूनिटी छिपी होनी चाहिए। उसकी दृष्टि में एकत्व ही राज्य का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं हो कि केवल एक ही जो राज्य का सर्वोच्च संस्था है, राज्य रूपी सर्वोच्च संस्था है, केवल उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को ही सब माने, ऐसा नहीं हो, डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये एकत्व के साथ साथ बहुत्व का भी धारणा अरस्तु की है। अगला है राज्य के उद्देश्य और कार्य, अर्थात राज्य के क्या उद्देश्य और क्या काम है। अरस्तु का विश्वास है कि राज्य का मनुष्य उद्देश्य जीवन ही अपितु एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है। राज्य का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के श्रेष्ठ जीवन और आदर्श जीवन की प्राप्ति करना। ऐसा नहीं है कि केवल उनका जीवन ही है। राज्य सद्गुणी जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्यों का एक नैतिक संगठन है, अतः उसका लक्ष्य अपने सदस्यों की अधिकतम भलाई करना है। अरस्तु का मत है कि राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए। अर्थात राज्य के माध्यम से मनुष्य अपने उत्तम जीवन की प्राप्ति कर सकता है, ये राज्य का लक्ष्य हो गया। अर्थात सच्चरित्र के आधार पर राज्य अपने राज्य के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है, सच्चरित्र बना सकता है, सद्गुणी बना सकता है। अर्थात मनुष्य में सकारात्मकता का भाव राज्य के माध्यम से भरा जा सकता है। अगला है राज्य और शक्ति का संबंध। अरस्तु ने व्यक्ति और राज्य में गहरा संबंध बताते हुए राज्य और व्यक्ति की तुलना कई दृष्टिकोणों से की है। राज्य की तुलना और व्यक्ति की तुलना उन्होंने करी है और गहरा संबंध बताते हुए राज्य और व्यक्ति की तुलना कई दृष्टिकोणों से की है। एक व्यक्ति के समान राज्य को भी साहसी, व्यक्ति जिस प्रकार साहसी हो उसे राज्य को भी साहसी, आत्मनियंत्रण तथा न्याय के गुण प्रदर्शित करने चाहिए। राज्य भी व्यक्ति के समान आत्मनिर्भर है। राज्य भी अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए, नैतिक जीवन व्यतीत करता होना चाहिए।
वह नैतिक नियमों का पालन करे और व्यक्ति के समान ही अपने सभी सदस्यों को नैतिक विधि के मानने के लिए बाध्य करे। उसके अनुसार मानव मस्तिष्क को 3 भागों में उसने बांटा है: जड़ अवस्था, वेजिटेटिव सोल, पशु अवस्था एनिमल सोल, एवं बौद्धिक अवस्था इंटेलेक्चुअल सोल। प्रथम अवस्था में व्यक्ति केवल जाति को आगे बढ़ाता है, जो जड़ अवस्था है उसमें केवल जाति को आगे बढ़ाता है। दूसरी अवस्था में वह गतिशीलता की बात करता है और तीसरी अवस्था में वह अपनी बुद्धि के विकास की बात करता है। तो अरस्तु के राज्य के विकास में मानव मनुष्य के मस्तिष्क की उपरोक्त तीनों तत्वों से तुलना करता है, जो परिवार, ग्राम तथा राज्य के स्वरूप से मिलते जुलते हैं। राज्य के विकास की तीनों अवस्थाएं मानव मस्तिष्क की अवस्थाओं का परिचायक हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य एक परंपरा जनित ना होकर अरस्तु के अनुसार क्या है, राज्य परिवारों से राज्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और वह मनुष्य से पहले ही विद्यमान था। अर्थात एक तरह से जब मनुष्य का जन्म होता है उससे पहले राज्य की अवस्था विद्यमान थी। लेकिन इसमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि राज्य अपने आप में सद्गुणी जीवन को प्रदान करने वाला एक संस्था है और वह अन्य समुदायों से श्रेष्ठ संस्था है। धन्यवाद।